गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसमें से हम करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सको। इससे पहले हमारे हिस्ट्री के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि उसके बाद इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हम पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस फटाफट से कर लेंगे। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी आसानी से कर सकते हैं। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जो इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों क्या होते हैं, हाउ डू दे हेल्प इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो इन्होंने कहा कि और ये दोनों जो चीजें हैं वो किस तरीके से हेल्प करती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल गुड्स आर गुड्स दैट आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर रादर देन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। फाइनल गुड्स एक ऐसी चीज है जो कि क्या अल्टीमेटली जो है अब जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेगा, और वही इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर होने, मतलब ये कस्टमर तक चीजें जो है वो नहीं पहुंची है, जो मेन कंज्यूमर है उस तक नहीं पहुंचेगा, तो उस गुड्स को हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम इसमें पॉइंट्स लिखेंगे दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स used as input in the production of final goods। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम एज ए इनपुट यूज करते हैं फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर इज अ फाइनल गुड। अगर हम बात करते हैं एक कार जो कि बेचा जाता है तो वो तो डायरेक्ट कंज्यूमर को, तो वो तो क्या है, एक फाइनल गुड है, लेकिन कंपोनेंट उसके अंदर जैसे कार के किस किस चीज से बना है, टायर है, इन सबों को जो है टायर जब कार मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हैं तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड। और जो वैल्यू आता है ना फाइनल गुड्स का, उसके अंदर ऑलरेडी सारी जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी उसमें जुड़कर आती है, और इसी वजह से जो है सारी की सारी जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसे ही हम देखते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी। So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of the production in three sectors gives the gross domestic product of the country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। तो ये जीडीपी की डेफिनेशन भी हो गई, और साथ ही साथ आपको पता चल गया कि जीडीपी को कैलकुलेट करते समय हम फाइनल गुड्स को ही की जो वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हमें बताना है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंस जो है, सबसे बड़ी बात, अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारी कंट्री के जो 2/3 पीपल हैं वो अभी भी किसमें, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है ये हम बात करते हैं यहाँ पर। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द बेसिक नीड्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर फूड एंड मिनरल ओर। सबसे पहली बात की जो भी किसी भी इकोनॉमी की बेसिक जरूरतें होती है ना उसको पूरा कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर करता है, जैसे खाने से लेकर जितने भी मिनरल्स की जरूरत है। बिना इन सब चीज़ों के आप दूसरी चीजों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस some of the raw material like jute, cotton, coal extracted from mines or for the industrial sector। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी रॉ मटेरियल को कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बात करते हैं द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इकोनॉमी इवन इन द ईयर 2000। द रीजन बिहाइंड द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर स्टिल डू नॉट क्रिएट इनफ जॉब। मतलब ये डेवलप तो कर रहे हैं, इनका जीडीपी में शेयर तो ज्यादा हो रहा है सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का, लेकिन वो जॉब ज्यादा क्रिएट नहीं करते। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से और बल्कि वो जॉब कम से कम करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर कंज्यूमर फॉर दी सेकेंडरी सेक्टर। और जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है ना प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो सारी की सारी वो पॉपुलेशन जुड़ी हुई है वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट देती है उस सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए भी, क्योंकि ऑफकोर्स चाहे हम प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में रहें लेकिन फिर भी हमें कपड़े तो चाहिए ना, फिर भी हमें डेली जरूरत की चीजें चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, किसानों को भी बहुत कुछ चाहिए। तो उन सभी चीजों के लिए मतलब इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के अंदर जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के पीछे का क्या रीजन है, और उसके बाद कोई 2 मेजर्स बताइए जिसकी वजह से हम अपने इंडिया के अंदर बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं।
सो आंसर इज फॉलो। मेनली हम सबसे पहले हम क्या बताएंगे, कॉजेज। बेसिकली जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे ना तो भी आपको इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो चीज बोला उसको हेडिंग लिखिए, उसके बाद पॉइंट में आंसर्स दीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का कारण क्या है? इन द डेवलपिंग कंट्रीज मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स वर क्रिएटेड। डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी इंडिया की तरह हर रोज बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं, बट द नंबर ऑफ जॉब सीकर इज मच मोर देन दी जॉब्स। लेकिन इस जॉब से कई गुना ज्यादा तो जो वो लोग हैं जो कि जॉब ढूंढने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ना। जितना तेजी से इंडस्ट्री नहीं बढ़ रहा उतना ज्यादा से आप समझ सकते हो कि जनसंख्या बढ़ रही है, जिस वजह से जो डिमांड है जॉब की वो फुलफिल नहीं हो पाता। सो द इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मेन कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इनसफिशिएंट पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, तो वो एक रीजन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसके अलावा आप इसमें ये भी पॉइंट डाल सकते हो ना कि पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन भी मतलब कि ये बोल सकते हैं कि किसी एक लिमिट तक रहे ना किसी भी कंट्री में, तब तो उसके लिए वो कैपिटल की तरह काम करता है। लेकिन जब वो हद से ज्यादा हो जाए ना तो वो कंट्री के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी इतना खास है नहीं, रट्टू रटाऊ की तरह जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के अंदर वोकेशनल और प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिलता है, जिस वजह से भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा है। और उसके बाद स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री इज अनदर कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रहा है, जिस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है कि क्या इसके मेजर्स हो सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। एजुकेशन सिस्टम शुड भी हमें जो है अपने कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसी को तो सॉल्व करोगे ना। एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहली बात इंप्रूव करना पड़ेगा, और इसी को लेकर जो है इस बारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कि धीरे धीरे जल्दी 2025 तक तो कम्प्लीटली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस स्टेप्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट को ही कुछ सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो ये बेरोजगारी की समस्या है उसको खत्म कर सकें, क्योंकि बेरोजगारी होगी तो वो और समस्याओं को भी जन्म देती है। मतलब जितनी भी चोरी चकारी वॉटएवर जो भी होता है, तो कोई भी इतना मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते कि उसमें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मजबूरी की वजह से ऐसे काम करते हैं। तो इन चीजों पर गवर्नमेंट को ही ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द एग्जांपल ऑफ शुगर केन एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको शुगर केन के एग्जाम्पल को लेकर आपको बताना है कि किस तरीके से हमारे जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर है ना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये चीज हमें बताना है। सो आंसर हम लिखते हैं द प्राइमरी। और इसके अलावा आप किसी भी चीज को लेकर वो पूछ सकते हैं, शुगर केन इंडस्ट्री ले लिया, कभी बिस्किट इंडस्ट्री ले लेगा, शूज इंडस्ट्री ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप आंसर सेट करोगे। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एट द मोस्ट बेसिक लेवल। प्राइमरी सेक्टर जो है उस चीज का प्रोडक्शन करती है जो सबसे बेसिक लेवल पर होता है, थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी विच कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। जो हम गन्ने की खेती कर रहे हैं वो तो किसके अंदर आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रहा है। रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर कन्वर्टेड इनटू प्रोसेस्ड गुड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब उस रॉ मटेरियल को प्राइमरी सेक्टर से लेकर कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां से शुगर केन को यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, और उसके बाद उससे जो चीजें बनेंगी, चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, ऐसी चीजें बनेंगी। द टेरिटरी और सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट कौन करेगा, टेरिटरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई चीज बना के रखे रहोगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। For instance, transportation of sugarcane from the field to the sugar mill, further on the transportation of jaggery and sugar from the factories and sugar mills to the market। हर जगह जाने के लिए हमें जो सर्विस सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये फार्मर जो कि प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नीड फर्टिलाइजर एंड सीड्स विच आर प्रोसेस्ड इन द सम फैक्ट्री। अब किसानों को जो फर्टिलाइजर चाहिए, बीज चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ प्रोसेस होता है, फैक्ट्रीज के अंदर, जो किसका पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर, एंड विच दे विल बी डिलीवर्ड टू द his doorstep by some means of, और जो उनके घर तक कोई सामान लेकर आएगा तो किससे लेकर आएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आएगा, जो कि किसका पार्ट है, टेरिटरी सेक्टर का। इन दिस वे फॉर एवरी लिटिल प्रोसेस देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी और ईच अदर। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं एक छोटी सी चीज के लिए भी ना तीनों सेक्टर का यूज हो जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टूडेंट से जो है ना पूछ लेते हैं कि किस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो है ना टेरिटरी सेक्टर की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ी है। इंपॉर्टेंस तो ऐसा कुछ है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंट्री को जीडीपी मिल रहा है ना, मतलब नेशनल इनकम के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ही है। वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका प्रॉफिट काम ज़्यादा होता है, लेकिन वो रोज़गार नहीं देते क्योंकि वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो बल्कि धीरे धीरे और नई टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। अभी ये देखिए ना, बैंक में पहले जो है काम करते थे लोग कैश डिपॉजिट के लिए, अब इन लोगों ने क्या कर दिया, जमा करने के लिए भी मशीन, निकालने के लिए भी मशीन लगा दिया। इवन अगर हमें पासबुक पे एंट्री करानी होती है उसके लिए मशीन, तो उन लोग करेंगे क्या, ठीक है ना। तो इस वजह से वहाँ पर और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज राइजिंग डे। पर हम ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। हाँ वो ठीक है, रोजगार नहीं दे रहा, पर प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ नहीं है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Greater the development of primary sector, the sector and the secondary sector, more would be the demand for service। जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होगा ना, उतनी ही ज़्यादा डिमांड किसकी आएगी, सर्विसेज की होगी। क्योंकि हमने अभी देख लिया गन्ने के एक छोटे से गन्ने से चीनी बनाने के लिए हमने सर्विस का कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया। Tertiary sector has become the largest producer in India because various kinds of services such as hospitals, education institution, post, telegraph, police station, courts, village administrative office, transport, bank, insurance, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो सबको चाहिए और ये जिस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद बात करते हैं इवन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अगर आपको किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सर्विसेज डेवलप हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, ये सारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है विद द राइज ऑफ इन इनकम। जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना तो लोग जो ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड कर देते हैं। लाइक अब जब लोग जैसे अमीर होते जाते हैं तो कहते हैं चलो हम वीक में एक दिन बाहर ही खाना खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। टूरिज्म करेंगे, ज़्यादा पैसा होता है तभी तो इंसान करता है, मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, अच्छे मतलब हाई क्लास के स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा सर्विस सेक्टर। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो किस तरीके से भी किसी भी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर फिलहाल तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या उसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। द पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल दीज सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर आपका इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है सारी की सारी असेट्स जो प्रॉपर्टी है उसको रख लेती है और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। लाइक अभी तो कुछ सेक्टर रह गया है पब्लिक, और बल्कि उसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि इस चीज़ को भी प्राइवेट करेगी। वो रेलवेज हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गए। तो देखिए इसका मेनली की मतलब कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और ये होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हर फील्ड को अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे ना तो भी दिक्कत होगी। अब देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है अपनी इस सारे पॉइंट्स के थ्रू। इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो लाइक कंपनी बिजनेस खोलेगी, लेकिन वहां पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड बनाए, ये कंपनी करेगी क्या? नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक रैपिडली ग्रोथ करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर को काम करना पड़ेगा। द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्स्ट्रा वेयर हैवी स्पेंडिंग, जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन वो काम कोई आपका प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं करेगा, ये तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जब इस काम को कर देगी ना तब वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। A large number of activities are in primary responsibility of the government like schools, hospitals, housing, safe drinking water। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है ना जो कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर छोटे बड़े गांव में स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, लोगों को घर रहने के लिए घर हो, पानी साफ हो। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसा क्यों करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टेन एक्टिविटीज आर मीन टू सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ एक्टिविटीज जो कि गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट मतलब कि गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। लाइक इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लो प्राइसेस पर, सप्लाई ऑफ फूड टू द पुअर, इट encourages development of small, medium and cottage industries. Apart from this, it ensures availability of goods and services at moderate rate. गवर्नमेंट ही पब्लिक सेक्टर ये प्रोवाइड करती है कि गुड्स जितनी भी सामान है ना, सर्विसेज है, वो सबको मॉडरेट रेट पे मिले ताकि जो है कंट्री में अमीर गरीब हर टाइप के लोग उसको थोड़ा सा अफोर्ड कर पाए। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू द क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर।
उसके बाद हमारा इस चैप्टर में आई थिंक हमने 7 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है। तो ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड। जो हमारे पास 2 सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, जिसमें लोगों की जॉब कंफर्म है, उनके जॉब के टाइम कंफर्म है, उनको कोई हटा नहीं सकता, उनकी सैलरी कंफर्म है, मतलब सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एक तो लोगों को रखते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, काम बहुत ज़्यादा देर तक कराते हैं, सैलरी कम देते हैं और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, और रेगुलर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उन वर्कर्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि आपको एग्जांपल किसका देना है, रूरल और अर्बन एरियाज का एग्जांपल देते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। In the rural areas, this sector comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans। देखिए रूरल एरियाज के अंदर जो है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन आते हैं, एक मतलब कि ऐसा मजदूर जिसके पास खुद का जमीन नहीं, या फिर थोड़ा मोड़ा जमीन है, या शेयर क्रॉपर हैं, या फिर ये छोटे मोटे काम करते हैं, बढ़ी का, सुनार का, छोटा मोटा, ठीक है ना, गांव के अंदर। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब इनको जो है, इन फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी के हिसाब से, कि हम उनको टाइमली डिलीवरी कर दे सकें बीजों का, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट का अच्छा से अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ उनके लिए होनी चाहिए, मार्केटिंग आउटलेट्स तो इन सारी चीज़ों को जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वही बात करते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। अर्बन एरियाज के अंदर वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स लगे होते हैं, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शंस में लगे होते हैं, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उसके अलावा हेड लोड वर्कर्स होते हैं, गारमेंट मेकर्स होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। स्मॉल स्केल वर्कर्स नीड गवर्नमेंट एड फॉर प्रोक्योरिंग न्यू रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग फॉर देयर गुड। तो ये गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट एड की जरूरत है कि वो आसानी से जो अपना रॉ मटेरियल और मार्केटिंग अपने सामानों का कर सके। उसके अलावा द गवर्नमेंट मस्ट मेक कंसर्टेड एफर्ट टू इंश्योर दैट वर्कर्स इन दिस सेक्टर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड अर्न फेयर वेजेस। इस चीज़ को मतलब गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं ना लोग, तो उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और उनको जो भी फेयर वेज बनता है ना वो उन्हें मिल रहा हो। दे मस्ट ऑल्सो भी प्रोवाइडेड विद जॉब सिक्योरिटी, और उनको भी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, और उसके अलावा और भी जो PF एंड और फंड कटते हैं तो वो सारी फैसिलिटी उनके लिए भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।